2024 की जंग, कौन होगा दबंग, कौन होगा चेहरा, मोदी के बनाम कौन। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली जलमग्न होकर डूब रहा है, मणिपुर जल रहा है और पेरिस में आपका दिल मचल रहा है। बिहार सरकार को माफी मांगना चाहिए, बिहार पुलिस को माफी मांगना चाहिए। इतनी बड़ी झूठी पार्टी, इतना बड़ा झूठ कि लाश पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से डांट करके उसको चुप करवाया गया। अरे आप ये भूल जाते हो कि आप सरकार में हो, आपसे सवाल पूछे जाएंगे और अगर ना मान जाए तो कहना परिवार चिल्लाओ योग्यता जीतने नस फट जाएगी, नस गलेगी तो आपका नंबर आएगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात होगी दुनिया भर में जारी भारत के ऐतिहासिक सम्मान की। कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मौजूदा दौर में भारत पर यह बात बिल्कुल सटीक तरीके से फिट बैठती है। दुनिया की पावर सेंटर बन चुके भारत का ग्लोबल सम्मान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस से इस सम्मान की वही हैसियत है जो अपने देश में भारत रत्न की होती है। लेकिन एक तरफ 140 करोड़ भारतीयों का अभूतपूर्व सम्मान है तो दूसरी ओर विपक्ष पीएम मोदी का अपमान करने में लगातार जुटा है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर उनका मखौल उड़ाने की कोशिश हो रही है और साथ ही विपक्ष का मोदी हटाओ मिशन भी जारी है, जिसके लिए पटना के बाद बेंगलोर में विपक्ष की एक अहम बैठक की तैयारी चल रही है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इस पर काफी कंफ्यूजन है। पटना में बिहार पुलिस की निर्मम लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत पर सियासी उबाल अभी थमा नहीं है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, यानी वीकेंड की सबसे सार्थक चर्चा। यह देश है हमारा में 2024 की जंग, कौन होगा दबंग, यानी मोदी वर्सेस कौन। स्वागत है आपका यह देश है हमारा में। It was a beautiful speech and I'm crying because एक तरफ विश्व पटल पर भारत का अभूतपूर्व सम्मान है और दूसरी ओर विपक्ष का मोदी हराओ प्लान है। फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। ये मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें फ्रांस ने सम्मान दिया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुटरोस घाली समेत उन चंद लोगों की कतार में शामिल हो गए हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। लेकिन देसी सियासत का नजारा देखिए। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश दिल्ली में बाढ़ को लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं और संवेदनहीनता का निचला स्तर देखिए। फ्रांस में पीएम मोदी को देखकर एक महिला भावुक हो गई, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस घटना का भी मखौल उड़ा रहे हैं। and I'm crying because I'm so moved. I think he spoke from his heart. It was a lovely speech. बहुत अच्छा लगा। उधर बिहार में बीजेपी नेता की मौत के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी। दूसरी ओर 17 और 18 जुलाई को होने वाली विपक्ष की बैठक के लिए अब कुंबा बढ़ाकर कांग्रेस बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा होगा कौन। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए।
सत्य प्रकाश है मेरे साथ, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश विचार मंच के संयोजक हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और सुब्रस्त्रा मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेखिका है, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अभय दुबे शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, देश के लिए गर्व की बात है। फ्रांस में प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आपके लिए तो इस समय दिक्कत यह है कि विपक्ष के कितने नेता बेंगलुरु पहुंचेंगे, क्योंकि पटना के बाद तो 1-2 गायब हो गए। अमीश जी, पहले तो समूचे देश को चंद्रयान 3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत ने जिसकी बुनियाद 16 फरवरी 1962 में जिस संस्थान की बुनियाद रखी थी, हमने अप्रतिम सफलताएं अर्जित की है। वो पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो विक्रम साराभाई हो, होमी भाभा हो, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और समूचे विश्व में भारतवर्ष का परचम यूं ही लहराता रहे। हम उस वैचारिक और सैद्धांतिक मत भिन्नता के बावजूद सब लोग एक हैं। आपने बात की कि प्रधानमंत्री जी का सम्मान हो रहा है फ्रांस, मैं भी अभिभूत हूं देखकर, मगर जानना चाहता हूं देश में प्रधानमंत्री जी किसका सम्मान कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिनको 3 दिन पहले कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये अजीत पवार, उनका सम्मान करके मंत्रिमंडल के पद से नवाज रहे हैं प्रधानमंत्री जी आप। जिसको जुलाई 2021 में ईडी प्रेस रिलीज जारी करके कहती कि 826 करोड़ रुपए के स्कैम में ये लोग शामिल है और 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जाती है। हसन मुशर्रफ, जिस पर 1 महीने पहले ईडी 3 छापे मारते हैं और वो जब अपनी इंटरिम बेल के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आखिरी बात कहने दीजिए, तब वो एफिडेविट फाइल करती ईडी की 40,000 किसानों का पैसा इन्होंने डायवर्ट किया है। वो प्रफुल्ल पटेल, जिस पर संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर लगाती है और ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची के साथ इसकी संबद्धता है और उसकी 4 फ्लोर जब्त कर ली जाती है। और प्रधानमंत्री जी उनका सम्मान करके जब पद से नवाज देते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हमारी आस्थाएं खंडित होती है। हम कौन चाहता है बताइए? आपने कहा कि चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री जी का चेहरा रह गया है क्या आज? बताइए, देश में चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा रह गया है भीषणतम महंगाई और बेरोजगारी। ठीक है, जी। उस टमाटर का जो आज हमारे तड़के के लिए अनुपलब्ध है, बिल्कुल। आपको टमाटर और लोगों ने जो रोजगार के अवसर ज्यादा टमाटर की चिंता है या बेंगलुरु में गठबंधन की चिंता है? नहीं, देखिए, बेंगलुरु ज्यादा टमाटर की चिंता है या गठबंधन की चिंता है, बता दीजिए। जो गठबंधन इकट्ठा होगा वो इस बात पर चिंता करेगा कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई प्रधानमंत्री जी, और आपके धन्ना से 12 लाख करोड़ रुपए हो गई प्रधानमंत्री, 1600 करोड़ रोज वो कमाने लगा। इस बात की चिंता, टाइम लिमिट को सब लोग फॉलो करें। गौरव भाटिया का मैं रुक करता हूं, लेकिन गौरव भाटिया, अभी इनका ट्रैक जो है वो 2 हफ्ते पहले ही रुका हुआ है, जिसमें इनको सिर्फ एनसीपी में जो आपने 2 फाड़ करा दिया है उसकी चिंता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष का कुनबा वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप फिर उनके पीछे लग जाते हैं, एक आध को छिटका के ले जाते हैं, लेकिन मोदी वर्सेस कौन की इस लड़ाई में कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि जो चंद्रयान की बात हो रही है उस पे भी तिरंगा ही था, और मोदी जी से ही ये भारत की जनता उम्मीद करती है कि लाहौर पे भी अगर तिरंगा कोई फहरा सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी है और हमारी सेना। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन नागरिक हूं। मुझे बहुत दुख हुआ, इन्होंने कहा मोदी जी का चेहरा रह गया। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका नकाब उठाएंगे तो एक परिवार के 3 सदस्य भ्रष्टाचार पे बेल पे बाहर है, जिन्होंने कोट्रोची चाचा को भगा दिया, वॉरेन एंडरसन मामा को भगा दिया, जिन्होंने 84 के दंगे कराए, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, और इन्हें नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। एक बार जनता से पूछो जिन्होंने सर आंखों पे बैठाया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। अभी आज की चर्चा में मैं महा ठगबंधन पे आऊंगा। ठगबंधन आपने सही कहा,
उसी की तरह है कि गाड़ी चलती नहीं है, एक पहिया इधर एक पहिया उधर और गिर जाती है। लोग कहते हैं लेकिन एक बात है, फिर भी अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करें। आप बीच में पंचर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर स्टेपनी लगाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोलिए, आपने ध्यान नहीं दिया। जी 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 अमीर जी, गाड़ी चलने के लिए सबसे पहले तो इंजन होना चाहिए। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, चलेगी कैसे? ठीक है। पंचर करने के लिए टायर होना चाहिए। मैंने अभी बताया कि जय कह रहे थे कि बिहार की महागठबंधन की बैठक क्या हुई है, और उसके बाद अजीत पवार हमारे साथ आ गए महायुति में। स्टालिन भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हट गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अगर हमें समर्थन नहीं देती तो हम भी नहीं आएंगे। हर शादी में एक आध फूफा होता है। मैं बड़ी देखिए, हर शादी में एक आध फूफा होता है, आप समझते हैं ये बात को? अरे आप कहां चक्कर में पड़ रहे? लेकिन शादी उसके बाद भी हो जाती है। सुनिए, नहीं, मैं कोई फूफाओं के खिलाफ नहीं हूं भैया। देखिए, आपने लालू जी के मन की बात कह दी जी। फूफा है इसीलिए तो 52 साल का हो गया, लेकिन शादी नहीं हो रही है, ये आप जानते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं, और इस मंच से ही करना चाहता हूं, पूरा भारत देख रहा है। राहुल गांधी विदेशी धरती पे जाके क्या बोल के आए थे? भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। और अभी कल की बात है, डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये आए भारत में। इन्होंने पता क्या कहा? मैं भारत के लोकतंत्र को और यहां के नागरिकों को सलाम करता हूं। क्यों करता हूं? भारत ने पूरे विश्व को उदाहरण दिया है कि सौहार्द के साथ मोहब्बत की दुकान कैसे लगाई जाती है, और मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हैं भारतवासी। ये राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं किसी और से नहीं, बाहर वालों से ही सबक ले ले। तुम्हें तो इस देश ने सांसद बनाया, तुम्हारे परिवार वालों को प्रधानमंत्री बनाया, तब भी भारत की बदनामी करते हो। ये कैसा हमारा सांसद था? अब तो सांसद रहे नहीं। कम से कम सीख उनसे ले जो इस्लामिक मुल्क से आते हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र का डंका पीटते और कहते हैं पूरे विश्व में सबसे मजबूत। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी पे आपकी नजर बहुत रहती है। पहले उन पर नजर थी, उनके घर पे नजर थी, अब उनके किराए के घर पे भी नजर है आप लोगों की। देखिए, ये मतलब मैं आपको बताता हूं, कहीं तो राहत देंगे। एक सेकंड, मेरा एक लाइन का उत्तर दे, 5 सेकंड। देखिए, व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा हो तो नजर रखो, क्योंकि सीखने को मिलेगा। और अगर बुरा है और भारत के खिलाफ कार्रवाई करे तो भी नजर रखो, क्योंकि गड्ढा को देगा। राजकुमार भाटी जी, राहुल गांधी जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तो एक बात की आश्वस्ति समूचे देश को देता हूं, राहुल गांधी अगर शादी करेंगे तो लालू जी ने कहा, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। नहीं, गौरव भाटिया जी, लालू जी ने कहा, सुन तो लीजिए, मैंने आपके बीच नहीं बोला, सुनने का साहस रखिए। लालू जी घोषित रूप से राहुल गांधी अपनी पत्नी को छोड़ नहीं देगा दरबदरों की ठोकर खाने के लिए। देखिए, ऐसा है, ये बता देता ऐसा है, ये जहां तक है लालू जी का वक्तव्य बताया, सुनिए, लालू जी ने कहा कि ये शादी, देखिए अब घबरा गए, घबरा गए। और एक बात सुनिए, राहुल जी की शादी पर चर्चा नहीं है। और सुनिए, जो नहीं, ये तो आदत है इनको, ये सुनिए, आदत है किसको छोड़ा, बात करने अगर मैं अभी बोलने लगूंगा तो इनका बुरा हाल हो जाएगा। अरे इंदिरा गांधी तक भी जाऊंगा, और उसके प्रधानमंत्री जी और एक महिला के सम्मान के लिए अब शब्द मत कहिए, ये जरूर इस ठीक है। मुझे लगता नहीं ये विषय को यही आप मेरा निवेदन मानिए, एंड दिस टॉपिक। राजकुमार भाटी को मैं लेके आता हूं। राजकुमार भाटी, पॉलिटिकल लड़ाई एक तरफ है, लेकिन जनता, ये जो जनता है और जो करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, वो एक सवाल जरूर पूछेंगी, मोदी के सामने कौन? एक तो आपने शुरुआत किया चंद्रयान मिशन का सफल प्रक्षेपण हुआ, उस पर अभय दुबे जी ने भी बधाई दी, मैं भी बधाई देता हूँ। हर देश के हर नागरिक को गर्व होगा, हर सबको अच्छा लगेगा, खुशी होगी। लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष नहीं होगा, सरकार तानाशाह हो जाएगी। डॉक्टर लोहिया कहते थे जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, यानी सड़कों पर अगर विरोध नहीं होगा अब मैं आपको तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। बिल्कुल, सत्ता को निरंकुश नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए पेरिस से गृह मंत्री को फोन किया। यह अच्छा है कि उन्होंने इतनी चिंता की, जब वह अमेरिका में थे तो वो मणिपुर जल रहा था, तब कोई कॉल क्यों नहीं किया गया? उसके बाद क्या लिखा जाता है? क्या मौन व्रत ले रखा है नरेंद्र मोदी ने? क्या आपको लगता नहीं है बाढ़ यहां पर एक समस्या है जिसको निपटने के लिए कई सारे लोग हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, गृह मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल पूछना चाहिए, किससे पूछा किससे जा रहा है?
नहीं देखिए, देश में जो इस समय समस्या है, आपने मणिपुर की रिपोर्ट देखी होंगी। वहां पुलिस और सेना आमने सामने हथियार लेके खड़े हैं, पुलिस और सेना दोनों आमने सामने खड़े हैं, गोली चलने की नौबत आ गई। क्या इसके लिए प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या इसके लिए गौरव भाटिया से पूछें? अगर इन्होंने कहा क्वात्रोची मामा तो याद रहे, मेहुल भाई को भूल गए। अगर क्वात्रोची मामा पे सवाल पूछा जाएगा तो मेहुल भाई पे भी पूछा जाएगा। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और ललित मोदी किसके कार्यकाल में भगे? जी। और किसने भगा? तीसरी बात, जी। अगर फ्रांस में प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है तो फ्रांस में राफेल डील के सौदे की जांच भी हो रही है, यह भी सवाल उठाया जाएगा। एक सेकंड, ओके, मैं गौरव भाटिया, आपका रिप्लाई मस्ट है, 30 सेकंड में रिप्लाई, देन मैं शुभ राष्ट्र और बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। जी देखिए, ऐसा है कि राजकुमार भाटी से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव से जरूर पूछा जाएगा कि ये बताओ, 5.5 मुख्यमंत्री में आधे मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर दंगा होता है, जल रहा होता है, और सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस चल रहा होता है। ये अखिलेश यादव से पूछा जाएगा। अभी इन्होंने सुनिए अभी अरे राजकुमार भाटी से यह सवाल नहीं पूछा जाएगा, इनसे नहीं पूछा जाएगा, अखिलेश यादव से यह पूछा जाएगा। अखिलेश भैया, मुझे यह बताना, वर्दी के रसूख की बात तुम्हारा प्रवक्ता करता है, जब आजम खां के भैंसे ढूंढने वर्दी जाती थी और महिला सुरक्षित थी तो क्या होता था, यह जरूर बताना। और यह राजकुमार भाटी से नहीं पूछा जाएगा, यह अखिलेश यादव से पूछा जाएगा। ओपी राजभर कहते हैं समाजवादी पार्टी फिर से टूटने वाली है क्योंकि शिवपाल चाचा नाराज है, और ये वो पार्टी है भैया, आम जनता के लिए जगह कहां है। पहली सीट आप याद करिए, मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव लीडर राज्यसभा और चीफ स्पोक्स पर्सन थे, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव। अरे भैया, आम जनता की जगह कहां है? सुनिए, ये परिवारवाद की बात उठा रहा हूं मैं, और इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कोई परिवारवाद की मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं आप पूरे परिवार का नाम लेंगे, कार्यक्रम भी है हमारा भाई, आगे भी बढ़ाना है, इसलिए मैंने 30-40 है, अभी तो 8 ही नाम लिए, अभी तो 30-40 हो गए। लेकिन इतनी ऑडियंस बैठी है और करोड़ों लोग आपका शो देख रहे हैं जी। अगर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया पूरे शो में एक भी गंभीर बात कह दें तो 1000 रुपए इनाम। चुटकले छोड़ेंगे, इधर उधर भागेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे, चरित्र हनन करेंगे, गंभीर बात कोई नहीं कहेंगे। अरे आप ये भूल जाते हो कि आप सरकार में हो, आपसे सवाल पूछे जाएंगे, हमारा अधिकार है सवाल पूछने का, आपका अधिकार का सवाल पूछेगी, लेकिन जवाब देना नहीं चाहते। आपके पास जवाब नहीं है, मणिपुर में जवाब नहीं है। एक मिनट सुनिए, 10 साल पुराना मुजफ्फरनगर को उठाना है, मैं करूंगा, वर्तमान के मणिपुर का जवाब नहीं है। दिल में लग जाएगा तीर। अब आप देखिए, मैं बताता हूं, ये गंभीर बात नहीं है, ये गंभीर बात नहीं है। मैंने क्या मुद्दा उठाया? एक्टिंग भी साथ साथ एक्टिंग भी चलेगी, चुटकले तो चलेंगे, एक्टिंग भी। ये डांस का शो नहीं है, सीधे होके गंभीर होके जवाब दो। नाचने के लिए नहीं आते हो, नाचने के लिए नहीं आते हो भैया। डांस तो अखिलेश यादव कर रहे थे, इंडियन आइडल में जाओ डांस दिखाना। तो सुनिए, जनता ने क्या हाल कर दिया हमने देखा जी। गंभीर बात यह है, मैंने जब ये बात उठाई महिला अस्मिता की, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप ही तो किया है, गलती हुई है, ये कहते हैं। गंभीर सवाल की बात करी भाई, एक सेकंड, गंभीर बात होनी चाहिए। एक सेकंड, ब्रजभूषण जेल में है, मैं आऊंगा। ब्रजभूषण जेल में है, ये पूछो। राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, बेटियों की FIR है, ब्रजभूषण जेल में है। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा, मेरा सवाल है, बहुत बात हुई, गंभीरता से बात होनी चाहिए, तो एक गंभीर सवाल मेरी तरफ से भी और जनता की तरफ से भी, भाई आपकी तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूं मैं। गंभीर सवाल है, मोदी वर्सेस कौन है? ये बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीरता से इसका जवाब दीजिए। अमिश देवगन जी, मोदी इतने भारी चल रहे हैं इस देश पर कि मोदी वर्सेस पूरी जनता है। आप इस चीज को समझिए, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। मोदी के खिलाफ 63% वोट पिछले चुनाव में भी है, और सारी विपक्ष की पार्टियां जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं, वो सब 23 जून को बैठी थी। सिर्फ 303 में से 40 सीट कम कर देंगे, मोदी की सरकार तो नहीं बनने वाली, और हिंदी हार्ट से कर देंगे। अगर सीटें यहां पर खड़े रहने से 40 यहां कम हो जाती, समझिए आप एक सेकंड सुनिए ना, सवाल काउंटर सवाल सुनिए, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने बोला कि देखिए 63% वोट मोदी के खिलाफ था,
अब आप मुझे बताइए ममता बनर्जी का दिल्ली में कितना प्रतिशत वोट है, और बताइए लालू यादव का उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत वोट है, अब शरद पवार का बंगाल में कितना प्रतिशत वोट है। आप कमाल की बात करते हैं, अलग अलग जोड़ रहे हैं ना, अलग अलग हिस्से में। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में अपनी छवि तो है, उनकी सरकार वहां तो है, उनकी सीटें वहां हैं, बंगाल वो बढ़ेंगी, बंगाल में बढ़ेंगी वो सीटें जब विपक्ष की एक सेकंड, बंगाल में ममता का मुकाबला किसके साथ? बंगाल में ममता का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव का मुकाबला और बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। अब ये बिहार में जेडीयू आरजेडी का मुकाबला किसके साथ? बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद राव पवार का मुकाबला किनके साथ? बीजेपी के तालमेल के साथ। अब सुनिए बात पूरी सुनिए। अब आप मुझे बताइए कि इस पूरे जिसको आप केमिस्ट्री मार रहे हैं, ये अर्थमेटिक में कैसे तब्दील होगी? एक अर्थमेटिक आपके सामने है, अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ में आए, हश्र क्या हुआ? आप जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल की चर्चा अभी है नहीं। चर्चा सिर्फ इतनी है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां जिस राज्य में जो मजबूत हैं, एक दूसरे का हाथ थामकर इस भारी सरकार जो बहुत भारी चल रही है, महंगाई पे भारी चल रही है, बेरोजगारी पे भारी चल रही है, और ये जनता वर्सेस मोदी की लड़ाई चलेगी। क्या ये जनता वर्सेस मोदी की लड़ाई है? और मोदी कहते हैं ये परिवारवादी बनाम मोदी की लड़ाई है। अभी हाल ही में जो बिहार में हुआ, क्या वो जनता वर्सेस सत्ता की लड़ाई नहीं थी? जब लोग मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे, तो किसने लाठीचार्ज किया? कहने को आप बीजेपी के कार्यकर्ता कह सकते हैं, क्या वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता थे या वो उस प्रदेश की जनता भी थे? और सिर्फ मैं बिहार तक की अपनी बात को सीमित क्यों रखूं? क्या मोदी वर्सेस जनता है, या मोदी कहते हैं कि मोदी बनाम परिवारवादी हैं? सवाल मेरा बहुत सीधा है। मोदी वर्सेस जनता अगर होगी भी तो वर्सेस में भारी कौन पड़ेगा, ये तो चुनाव दर चुनाव हम देख रहे हैं। और ये कोई नई बात तो नहीं कह रहे अमित जी। जो भी पक्ष सत्ता में होता है, सत्ता के खिलाफ या सत्ता के साथ जनता रहती है। जनता ही तो हमेशा चुनाव लड़ती है। आप मुझे बताइए, ऑडियंस में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या आज तक इस देश में सिर्फ केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़ा? इस देश में हमेशा जनता चुनाव लड़ती है। तो ये आज कुछ नई बात तो विपक्ष नहीं कह रही। जी, लेकिन क्योंकि बार बार परिवारवादी की बात हो रही है, तो मैं संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनकी एक बाइट है, आज मैं वो सुनाना चाहता हूं। आपको भी सुननी चाहिए और व्यूअर्स जो कि स्क्रीन के उस पार हैं उन्हें भी सुननी चाहिए, और फिर उस पर मैं राय लूंगा। पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। कश्मीर शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, पंजाब प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरियाणा चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, महाराष्ट्र बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, बिहार लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, झारखंड दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, उड़ीसा बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, तमिलनाडु करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, कांग्रेस पार्टी चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा। अब आप बताइए इस पार्टी को एक सेकंड आधे तो बीजेपी के बिल्कुल जवाब तो सुनिए। अब इनको भी आप बेंगलोर की बैठक में बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे ना बेंगलोर की बैठक में, संजय जी को भी, मतलब आम आदमी पार्टी को भी। जवाब दीजिए। देखिए अमीश देवगन जी, पहले तो गंभीर सवाल आपने जयराम रमेश, ये गंभीर सवाल नहीं था। एक मिनट, अब आप बोलने नहीं देना चाहते। ये गंभीर सवाल नहीं था, आपने बोला पहले तो गंभीर सवाल। ये क्या गंभीर सवाल नहीं था? क्या परिवारवाद इस देश का गंभीर सवाल नहीं है? जिन को लगता है गंभीर सवाल है, हाथ खड़ा करें आज। बताइए सर। अच्छा बताइए। और स्क्रीन के उस पार जो लोग इस समय टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे हैं, वो ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे थम्स अप लिख के भेजे, जिससे इस देश के नेता गणों को, सामान्य नेताओं को पता लगे कि परिवारवाद की बेला कितना बड़ा विषय है इस देश के अंदर। जवाब दीजिए। विषय है सर, गंभीर विषय है। मैं उस बात का भी जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं कि जोरदार मुखरता से तालियां बजाएं, और आज अमीश देवगन जी से अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह आलोचना करें जिस प्रकार प्रतिपक्षी दलों की आलोचना की है।
क्या प्रधानमंत्री जी ने सत्ता की भूख मिटाने के लिए कश्मीर में उसी मां बेटे की पार्टी से समझौता नहीं किया? अकाली दल के साथ कालांतर तक भारतीय जनता पार्टी जिसको परिवारवाद का आरोप लगा रही उसके साथ समझौता नहीं किया? क्या शिवसेना के साथ सत्ता की भूख नहीं मिटाई? क्या आप खिलाफत करेंगे सिंधिया परिवार की जो पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में जिनको नेतृत्व दिया जा रहा है? क्या रमन सिंह के बेटे को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया? क्या पीयूष गोयल के पिताजी केंद्रीय मंत्री नहीं थे? क्या धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नहीं करते थे? क्या राजनाथ सिंह के पुत्र को विधानसभा का टिकट देकर नेतृत्व प्रदान नहीं किया? अरे प्रधानमंत्री जी, ये कांग्रेस पार्टी परिवार नहीं परंपरा है, गांधी परिवार नहीं परंपरा है त्याग और बलिदान की, वो वंश नहीं विचारधारा है भारत की प्रगति और उत्थान की। जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया उनको इस प्रकार बदनाम मत कीजिए। दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, आज इन्होंने जिनको बुलाया अमीश देवगन जी, एक धैर्य पूर्वक बोलिए ना। मैंने तो सवाल आपसे पहले पूछा, संजय सिंह को बुलाएंगे कि नहीं? आम आदमी पार्टी को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी जिस पर 70,000 करोड़ का आरोप लगाकर 3 दिन बाद शामिल कर लिया, हमसे एक मिनट अमीश जी, मैं एक गंभीर सवाल देश के सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी 2 बातें की। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली जलमग्न होकर डूब रहा है, मणिपुर जल रहा है और पेरिस में आपका दिल मचल रहा है। क्यों, मैं बताता हूं आपको। दिल्ली की परिस्थिति है, 1 मिनट जी, 8 साल हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एलजी कह रहे हैं, 8 साल हो गए 530 किलोमीटर की हमारे यहां पर जो सीवर की लाइन है पेरिफेरल और 90 किलोमीटर की ट्रंक लाइन है। 8 साल से उसकी डीसिल्टिंग नहीं हुई है, 8 साल से उसकी डर्ट नहीं निकाली गई, जिसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री जवाब ले लेते हैं। इसका दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट, मणिपुर में 4,000 ऑटोमेटिक राइफल। गलत बात है, गलत बात है, आपने लगातार बोला सर। 3 मिनट, 1 मिनट सुनिए। मणिपुर में 4,000 ऑटोमेटिक राइफल लूट ली। अभी परिवारवाद पे रहिए और दिल्ली पे रहिए, जवाब सुनिए। और पेरिस में आपने जो पीएम के बारे में बोला, वहां के उद्योग देखिए एक सेकंड, बीजेपी का घर जला दिया, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला नहीं, की तरह अपना पैर एक विषय पर रखिए तो मजबूती आएगी। ओके, जवाब पेरिस में प्रधानमंत्री ने जो बोला नहीं बोला। आपने अभी जी एक बहुत अच्छी बात पूछी। ये विरोधाभास महागठबंधन में इतना है। आम आदमी पार्टी जो कहती थी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्ट हैं, आज सब एक साथ इकट्ठे हो गए। ये डर अच्छा है क्योंकि मोदी जी का डर है, भ्रष्टाचारी डर रहे। और सबसे बड़ी बात है, दुख की बात यह है, कांग्रेस पार्टी उस टीएमसी को बुला रही है जिसने कांग्रेस के वर्कर को मारा है। आप सोचिए, कांग्रेस के वर्कर, उनके परिवार वाले थूकेंगे इस कांग्रेस पार्टी पे कि हमने जान गए। शांत। अब देखिए, अभी आपकी बारी आएगी। आपने नेशनली करप्ट पार्टी एनसीपी प्रधानमंत्री भाषण आपको बुरी लगेगी, आ गए। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक कार्यकर्ता अपनी जान से खेल जाता है, कहता है मैं इस विचारधारा के साथ हूं, और ये पार्टी इतनी दोगली, इतनी दीमक वाली कि ज्यादा दोगला कोई नहीं देश के साथ खड़े नहीं हुए कभी। हालत देख लो, हालत देख लीजिए। जी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम जिन्होंने अपनी जान दे दी कांग्रेस पार्टी के लिए, टीएमसी को उस बैठक में ना बुलाइए उनके सम्मान में। और अगर नहीं कर सकते, देखिएगा, मैं अभी तक कहता था डबल डिजिट से सिंगल डिजिट की पार्टी बनेगी, ये पार्टी 0 अंडर पे आके ही रुकेगी। इनका चरित्र ऐसा है। ये देश है हमारा में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर पब्लिक के सवाल होंगे, नेताओं के जवाब होंगे। आप देख रहे हैं मोदी वर्सेस कौन, ये देश है हमारा। ब्रेक के बाद भी जारी है। जैसे ही सर, और ये डिबेट अगर और ये गायत्री प्रजापति के पैर छूते थे उस समय, सामने खड़ा कर दो, गायत्री प्रजापति के पैर छूते थे। बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। अब मैं रुक करता हूं आपका सत्यप्रकाश जी। क्या आपको लगता है ये जो परिवारवाद की बेला है, इसको एक समय पर नीतीश बाबू ने भी बहुत उठाया है, लेकिन अभी वो तमाम परिवारवादी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उसके एक तरह से मुखिया बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो एक बड़ा बदलाव है, इसके पीछे क्या कारण है? अमीश देवगन जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो लोग चुनकर जनता द्वारा आ जाते हैं, उनको अगर आप तरह तरह के तोहमत लगाएंगे इस तरह की, तो वो ठीक नहीं है। अगर क्या लगाया नहीं, आप संजय सिंह मैं संजय सिंह पे आ रहा हूं, मैं संजय सिंह जी पे आ रहा हूं। मेरे पे तो मत करिए भाई, संजय सिंह जी। मैंने तो नहीं बोला, मैंने बोला क्या? मैं संजय मैंने तो नहीं बोला भाई, संजय जी ने बोला। मेरे इशारे दिखा दीजिए भाई,
मेरे इशारे में आप नहीं है। हाँ तो फिर आपने बोला ना आप हम पे तोहमत लगाएंगे, मैंने नहीं बोला, प्रधानमंत्री मोदी संजय जी ने बोला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कई बार कही है, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ जो पार्टियां थी और हैं वो भी सब परिवारवादी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना परिवारवाद भरा पड़ा है कि अगर उसकी फेहरिस्त बनाई जाए तो इन परिवार से बहुत लंबी हो जाएगी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, जो एक लाठी डंडे से मारकर पुलिस ने एक जो जिनके जान ले ली है, उसके ऊपर आप एक भी बात, अब एक भी शब्द नहीं बोले। मैं बोल रहा हूँ जी, अभी आप एक भी बोले नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जब बीजेपी की अगर वहाँ सरकार होती तो तेजस्वी यादव डाक बंगला चौराहे पर छाती पीट रहे होते कि बीजेपी की सरकार ने जान ले लिया एक इंसान की, लेकिन आपने उस पर एक भी शब्द नहीं बोला। और अभी मैं यही बोल रहा था कि कोई कितना भी काबिल है राजतंत्र में, लोकतंत्र में। मेरा नाम मुर्तजा है। मुर्तजा जी, आपको जानकारी नहीं है, भरत जी नाम के व्यक्ति जो जहानाबाद के हैं, वो उस व्यक्ति जो मृत पाए गए उनके साथ थे, और बीजेपी ने जो भगदड़ मचाई, भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। और ये वीडियो सुन लीजिए पूरी बात, और ये वीडियो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ललन जी ने ट्वीट करके पूछा है भाजपा से कि इतनी बड़ी झूठी पार्टी, इतना बड़ा झूठ कि लाश पर राजनीति कर रहे हैं। वो व्यक्ति कार्यक्रम शुरू होने के पहले, आंदोलन शुरू होने के पहले जब भीड़ जा रही थी, वहां पर गिर के मृत पाए गए, और उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति और बहुत दर्द है हमें। भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, उस व्यक्ति को मार दिया। इन्हें क्यों डांट रहे हैं? सरकार को मांगना चाहिए सर, बिहार सरकार को माफी मांगना चाहिए और बिहार पुलिस को माफी मांगना चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बोला आपने, एक सेकंड सुने, क्या बोला आपने? राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये पब्लिक कह रही है भैया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज मैडम ये एक युवा जी के मैडम, ठीक है बुजुर्ग महिलाएं। मेरा सवाल चारों पार्टियों से है। पूरी जिंदगी कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन जब टिकट बंटने का टाइम होता है तो राजनेता के बेटे, दामाद, बेटियां, बहुएं, यही सब योग्य होते हैं। कार्यकर्ता कहाँ जाता है उस वक्त? कार्यकर्ता कहाँ जाता है? ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिए ये सवाल शुभराष्ट्रा किसी को ये कोई नेता नहीं है, ये पब्लिक है, और यही लोग आगे जाके वोट भी करते हैं बाहर जब वोट डालना होता है। क्या आपको लगता है परिवारवाद कोई विषय नहीं है इस देश के अंदर? आपने मुर्तजा का बयान सुना अभी। मुर्तजा तो आम जनता की तरफ से एक आम युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से डांट करके उसको चुप करवाया गया। आप ये मत कहिए, उनको जानकारी नहीं, मैंने जानकारी दी, बीच में हल्ला हो रहा था, मुझे आवाज तेज करनी पड़ी। दूसरी बार बोल रही है, आप अपनी बात रखिए। 40 सेकंड तो दीजिए जी। जिस प्रदर्शन के लिए पुलिस को पहले, प्रशासन को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है, ये लोग अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ड्रामा कर रही है, तो उस ड्रामा का सूत्रधार तो आप स्वयं है ना। जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन थी तो आपने फोर्स क्यों नहीं लगाई थी? क्या तेजस्वी यादव की पुलिस इतनी नकारी है? क्या तेजस्वी यादव का प्रशासन इतना नकारा है? हो भी सकता है क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़े लिखे भी कम है। मैं इसलिए बोल रही हूं, मुझे पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं पड़ता। इन्हीं के नेताओं ने कहा है कि अनपढ़ नेता को कैसे प्रधानमंत्री बना दिया, ये तो नौवीं फेल है। नौवीं फेल के हाथ में आप प्रशासन देंगे तो यही होगा। और आज ये कहा जा रहा है कि उनके परिवार वाले थे, वो तो भीड़ का हिस्सा ही नहीं थे, वो तो कार्यकर्ता ही नहीं थे। इस तरीके की बात बहुत ही शर्मनाक बात है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर तेजस्वी यादव ले लेते तो आज अपने पिता से तेजस्वी यादव क्यों बोल रही है? नीतीश सीएम है, क्या तेजस्वी सीएम है? क्या तेजस्वी जी ही डिफैक्टो सीएम है। आप आज किसी भी नॉर्मल व्यक्ति से बिहार में बात कर लीजिए, जनता हो या प्रशासन का व्यक्ति हो, ऑफ द रिकॉर्ड आपको धो डाला है ये बात बोलकर। राजा का बेटा राजा, जो बात वहां से आई मुर्तजा ने बोली, जो मुर्तजा ने बात कही, वो एक आम युवा की आवाज है। देश का पल्स यही है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा अगर वो काबिल नहीं होगा। जी एक सवाल लगातार ये पूछा जा रहे सवाल। ओके, सवाल किससे? आपका सवाल है गौरव भाटिया जी से। जी और बहुत मतलब गंभीर सवाल। हाँ बोलिए। आप लोगों को जो विपक्ष की जो गठबंधन है और जो बीजेपी का महागठबंधन है, आपको क्यों परेशानी हो रही है विपक्ष के गठबंधन से? गठबंधन तो आपका भी है सर, बीजेपी का भी तो महागठबंधन है। अच्छा सवाल, जोरदार तालियां इस सवाल के लिए। गठबंधन तो आपका भी है, उनके गठबंधन को ठगबंधन क्यों कहते हैं? और आपका गठबंधन जिसमें भी कई और परिवारवादी हैं, एक और परिवारवादी बादल फैमिली को भी आप लेके आना चाहते हैं, तो आपका गठबंधन पाक साहब, ये अबे दुबे बेचारे का गठबंधन खराब है, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं जी। देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा, परिवारवाद की बात हो रही थी, यहां जनता में तमाम ऐसे युवा बैठे हैं, महिला बैठी हैं, जो अगर सपना देखेंगे
देश का प्रधानमंत्री बनना है या पार्टी का अध्यक्ष बनना है। भारतीय जनता पार्टी में तो संभव है, यहां चांस नहीं लगेगा। हमारी पार्टी ने कभी एक परिवार के 2 सदस्य ऐसे नहीं है जो अध्यक्ष बने या प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी एक परिवार से नहीं आते। अध्यक्ष जब से पार्टी बनी है तब से एक परिवार का कोई नहीं। आपने कहा मुझे क्या समस्या है भाजपा को दूसरे के ठगबंधन से, हम उसे ठगबंधन कहते हैं। मैं आपको एक बात, ये सवाल मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा इसी सेगमेंट में। भाई साहब मैं एक बात बता दूं, ये 23 हो 25 हो 50 हो दगे कारतूस है। दगे कारतूस चलते नहीं और विरोधाभास देखिए मैं लेके आया हूं। ये कह रहे थे दोषारोपण नहीं तो 27 जुलाई को उठ गई, 23 जून को बैठक, 27 को बेचैनी, आप ही चुप करा लीजिए। देखिए 9 मंत्री को दहशत की राजनीति, डर हुआ, मोदी जी को लग गया। बताइए हर बार अगर इस तरह से कोई बीच में बोलने लगेगा ये क्या उचित तरीका? ये इनकी घबराहट दिखाता है, इनको डर लगता है। भाजपा के प्रवक्ता दहाड़ेगा मुझे चूहे की तरह चुपचाप पड़ेगा, इसके बाद मोदी जी ने रात में दबे पांव एनसीपी में सेंध मारा। लोगों को मंत्री का शपथ दिला दिया। जनाब एक बात बताइए, एक सेकंड। आप घर में एक साथ रहते हो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग घर में एक साथ रहते हो, अब ये आप लोग बहने हैं दोनों? जी तीनों आप बहने हैं। अब आप एक साथ रहते हो, मैं एक सवाल करता हूं, अब इनको मन करे कि ये छोड़ के चले जाए, तो दोष इनका है क्या? इनका दोष है या इनका दोष है? जोत किसका है? अरे पार्टी आपका एक पार्टी टूट गई, आप कमाल का लॉजिक दे रहे हैं। जुलाई को सीधा चुनाव दे रहे, डरा रहे आपको ईडी के, ठीक है जवाब गारंटी ले रहे हैं, ऐसा मत कराइए, सुन नहीं सकते। बोलिए 3 अगस्त 2017 का ये ट्वीट है, लालू प्रसाद यादव इनके साथी हैं। उन्होंने कहा नीतीश सांप है, जैसे सांप केचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केचुल छोड़ते हैं हर 2 साल में। अब ये देखिए, ये तो मैं जेडीयू का ही लेके इस बार आ गया। हेमंत विश्व शर्मा ने मोदी जी के बारे में क्या कहा? ट्वीट दिखाऊं? अपनी बारी में बता लीजिएगा। मोदी जी के बारे में हेमंत विश्व शर्मा ने हत्यारा कहा है, हत्यारा शब्द कहा है, बताओ दिखाऊं ट्वीट? और हेमंत विश्व शर्मा बोलिए ना सर, आप दिखाऊं ट्वीट? आप अपनी टर्न पे बोलिए ना सर। घबराहट क्यों? आप अपनी टर्न पे बोलिए, वो अपनी टर्न पे बोलिए। टाइम कम देते हैं। इन्होंने ये चीटिंग कर ली, साइड में देखा ये ट्वीट तो जेडीयू का लेके आए हैं तो घबरा गए। ये जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट है। इन्होंने कहा कि फेक पेपर बहुत लेके चलते हैं आजकल। फेक पेपर चेक कर लीजिएगा। फेक एक ही आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, लाठी वाले। 2024 में पूरी जनता कह रही है, मैं कह रही हूँ, मोदी जी का चेहरा प्रत्यक्ष है। आपसे घंटे से पूछ रहे हैं कि अपोजिशन में कौन सा चेहरा होगा, कृपया जवाब दीजिए। अब तो बता दीजिए अबे जी, कौन होगा चेहरा? मोदी के बनाम कौन? देखिए ये सवाल 2004 में भी पूछा गया था, जब टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो कहा था उनके सामने आखिर लड़ेगा कौन? प्रतिपक्षी दल सब साथ में आए और भारत की प्रगति, समृद्धि और उत्थान के लिए एक साथ लड़े, और किसी को नहीं पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे, और 10 वर्ष तक उन्होंने भारत की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। उन 10 वर्षों में देश को क्या मिला जानते हैं आप? 15 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार जो 100 साल से नहीं मिल पाया था, वो मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 14 करोड़ लोगों को वन में निवास करने वालों को उनके आजीविका का और भूमि का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार दिया, अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने इन 9 वर्षों में क्या दिया प्रधानमंत्री जी? 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी छीन ली प्रधानमंत्री जी। आप कहते थे आपदा में अवसर ढूंढिए, महामारी की विभीषिका में इस देश के 142 लोगों ने 30 लाख जवाब ले लेते हैं। जब अपने आप में आत्मविश्वास होता है, आपको पता है जनता आशीर्वाद देगी, तो डंके की चोट पे कहते हैं पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे, 303 सीटों से ज्यादा आएंगी, आप देख लीजिएगा। इन्होंने दूसरी बात कही कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 370 टेम्पररी था, 70 साल ये लोग हटा नहीं पाए, नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। जवान जो है बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहा था, ये दे नहीं पाए और नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। 1 रैंक 1 पेंशन, पीएफआई को बैन लगा दिया, जिनसे आपने समर्थन लिया है। राम मंदिर बनाएंगे, जब हमने पढ़ लिया तो बना के दिखाया। किसानों की बात करते हैं, 11 करोड़ किसान परिवार है जो
2,25,000 करोड़ रुपए सीधा उनके अकाउंट में गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 27 लाख करोड़ रुपए सीधा अकाउंट में। और नरेंद्र मोदी जी वो है अकेले सब पे भारी है जो आज प्रभु ऐसे भार से मुक्त रोक सको तो रोक लेना। अकेले सब पे भारी है राजकुमार भाटी, मोदी अकेले सब पे भारी है। सवाल लूंगा मैं, मोदी अकेले सब पे भारी है। राजकुमार भाटी जवाब। जब ये कहते हैं, एहसान दिखाते हैं कि 2,14,000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। 1 रुपया दिया था किसानों की फसल जब सड़ गई थी, 1 रुपया इन्होंने, जब इनकी सरकार को लात मारी जनता ने और भगा दिया, वो भूल गए। ये घास की रोटी खिला रहे थे बुंदेलखंड में, बातें कर रहे हैं। जवाब लेते हैं, एहसान करते हैं, एहसान करते हैं। गौरव, जिस समय की ये बात कर रहे हैं, अभी पानी पी के कोस रहे थे, उस समय ये उसी पार्टी के प्रवक्ता होते थे, समाजवादी। भैया देखा समाजवादी और आज गर्व है मोदी जी का प्रवक्ता हूँ, ऐसे यादव परिवार का नहीं जहाँ वंशवाद का कीड़ा लगा हुआ है। यही तो गर्व है। आपके गर्व को तो अच्छा एक बात बताइए, जब मैं प्रवक्ता था तब तो आपको मौका भी नहीं मिलता था, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए मुझे। ठीक है, धन्यवाद देना चाहिए। आपका बीच में आप तो तब आते भी नहीं थे। सक्षम है जवाब देने के लिए। इनके गर्व और स्वाभिमान को भी बता देता हूँ। 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ना इनका गर्व जागा ना स्वाभिमान जागा। फरवरी में छोड़ी समाजवादी पार्टी, जैसे ही सरकार बदली, ऐसी पार्टी छोड़ी जब बलात्कारियों को मंत्री बनाया जाता था। गायत्री प्रजापति को पूछिएगा इनसे, जैसे ही और ये डिबेट अगर और ये गायत्री प्रजापति के पैर छूते थे उस समय, सामने खड़ा कर दो, गायत्री प्रजापति के पैर छूते थे उस समय। तो अखिलेश यादव को हराऊंगा, गायत्री प्रजापति के पैर छूते जीतेगी, खड़े कर देना अखिलेश यादव को। ठीक है, जहां चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव को हरा दूंगा। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, आप सुन रहे। अरे मैं तो इनकी चर्चा भी नहीं कर रहा, ये तो इस लायक नहीं है कि इन पे चर्चा की जाए। अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, इतना भारी है पार्टी के लीडर पे बात कर रहा है और ये व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है। 40 सेकंड अधिकार उनको बात नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए बुलाया, किसी को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है। मुस्कुरा रहे, अरे ये अरे वो कहते हैं हम आपके साथ मिले हुए हैं, आपके साथ हम नहीं कहते हैं, हम तो कह रहे हैं जनता के साथ मिले हुए हैं, जनता के साथ हम जनता के साथ हैं। जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये बौखलाहट मुझे अच्छी लगी, इतनी बौखलाहट रहनी चाहिए चोरों के अंदर। अखिलेश यादव चोरी करते हैं और अगर ना हो जाए तो कहना परिवार चिल्लाओ योग्यता जीतने नस फट जाएगी, नस गलेगी, नस फट जाएगी, ये अस्पताल में एडमिट कराना पड़ेगा। पंचर हो गई साइकिल फिर भी लगे हुए हैं। अरे भैया पहिया बदल लो, ये खूनी पंजा आया तब भी हार गए, बुआ जी आई बबुआ गोदी में बैठे तब भी हार गए। वो वाक्य मैं पूरा करूंगा जो इन्होंने करने नहीं दिया और फिर 2 गंभीर बात कहूंगा। 2017 में जैसे ही सरकार बदली समाजवादी पार्टी की, ये तुरंत सरकार में चले गए और बीजेपी की सरकार हटेगी, ये फिर पैर छूने के लिए यहीं आएंगे, दावा कर रहा हूं मैं आपसे। अब अमीश जी 2 सवाल उठे, 2 आपका नंबर आएगा, नंबर आएगा। अमीश जी मेरी बात, मुझे कम से कम समय आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, इनसे अलग हटके बोल रहा हूं, के बारे में नहीं बोल रहा। आपने बोला मुझे बोल, अब जो 2 सवाल व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आपको डिबेट करा दिया, आप कराइए, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी बात को रखिए। जब 2 बड़े बात करते हैं, छोटे मोटे बच्चे बीच में नहीं आते। जिस अखिलेश यादव का ये नाम ले रहे हैं, उनके पास जाएं और पूछें कि मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैं गौरव भाटिया वरिष्ठ अधिवक्ता, उनकी गर्दन बचाई है कि नहीं, वरना जेल में चक्की पीसिंग होते अखिलेश यादव। याद रखना ये बात, याद रखना ये बात, उनका वकील था मैं। अब दूसरी बात को रखिए। आपने पूरी डिबेट में आपने कोई डिबेट ना छोड़े, मेरा निवेदन है। पूरी डिबेट में आपने 2 सवाल उठाए थे, मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ केवल। एक तो आपने ये कहा कि ये सारी पार्टियां जो इनके अलग अलग राज्य में इनके वो असर है, तो इनका वोट परसेंट मिलकर मोदी जी से ज्यादा नहीं होता, मोदी जी के ज्यादा है। दूसरा एक चेहरे का सवाल उठा। देखिए, एक तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि चाहे मोदी जी सामने हो, चाहे नीतीश कुमार हो, अखिलेश जी हो, वोट देने वाले तो यही लोग हैं। ये इनके मन बदलते रहते हैं। सरकार अच्छा काम करती है, वोट देते हैं, सरकार नहीं करती है, वो सरकार को हरा देते हैं। आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन माता जी कुछ कहना चाहती है। बात कहूंगी, मैं वर्षों प्रवासी रही हूं, मुझे पता है वहां जब अखबार छपती थी, देश के भ्रष्टाचार की एक कोने में खबर होती थी, लोग हमारा गला पकड़ लेते थे, प्रश्न पूछते थे। मैं गर्वित हूं, भारतवासी वंशी किस तरह से प्रसन्न है, मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं और एक महिला रो रही है, ऐसे ही हमारी आंखों में आंसू आते थे। आज हम मोदी जी पे गर्वित हैं।
ओके, ये देखिए, ये पब्लिक का कहना है, ये पब्लिक का कहना है। और व्यूअर्स, अब बात पूरे भारत को गौरव से भर देने वाले पलों की। 14 जुलाई 2023 इस तारीख को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन भारत ने एक बार फिर चांद की तरफ उड़ान भरी है। हमारा चंद्रयान 3 140 करोड़ देशवासियों की प्रार्थनाओं के साथ चांद की तरफ आगे बढ़ा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:45 और 17 सेकंड पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। अगर सब सही रहा तो अगस्त के आखिर में चंद्रयान 3 का रोवर लैंडर की मदद से चांद पर अपने विश्व विजयी कदम बढ़ा देगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जब चंद्र पर उतरेगा तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ही चांद तक पहुंच सके हैं। आपको वो तस्वीरें जरूर याद होंगी जब साइकिल पर, बैलगाड़ी पर रॉकेट और सैटेलाइट के हिस्से लॉन्च पैड तक पहुंचाए गए थे। आपने ये कार्टून भी देखा होगा जब भारत मंगल मिशन पर काम कर रहा था तो कैसे उसका मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज उन सभी सो कॉल्ड एलीट स्पेस क्लब को अपने उस भद्दे कार्टून पर काफी शर्म महसूस हुई होगी, क्योंकि भारत के चंद्रयान 3 की कुल लागत सिर्फ 615 करोड़ आई है। यानी जितने बजट में हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर एंड गेम बनी थी, उस बजट में भारत 4 बार चंद्रयान मिशन पूरा कर सकता है। यह है हमारी काबिलियत। 2008 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 दुनिया का पहला मून मिशन था, जिसने चांद पर पानी के सबूत दुनिया के सामने रख डाले थे। इसलिए चंद्रयान 3 से न सिर्फ भारत को बल्कि समूची दुनिया को बहुत सी उम्मीदें हैं। और आप सबकी तरह मुझे भी पूरा भरोसा है कि हमारा चंद्रयान न सिर्फ इतिहास बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीदों पर खरा भी उतरेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। और फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।